हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मसालेदार बहुत सारी न्यूज़ अपडेट, और एक एक न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें एक साथ 4-5 आपको अपडेट्स एक साथ देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना टाइम वेस्ट करे दोस्तों डिटेल वीडियो जानते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है 5-6 मिनट की, लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाली है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आरबीआई एमपीएस में गो टू विद 35 to 50 बीपीएस रेपो रेट हाइक इन सितंबर मॉनिटरी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आज आज 30 डेट है, और आज हमें ये पता चल जाएगा कि आरबीआई हमारी 35 बीपीएस बढ़ाएगा या 50। यानी कि दोस्तों आपको पता है कि अमेरिका ने अपना 0.75 बढ़ाया। 0.75 की जो रेपो दर बढ़ाई ना, उसकी वजह से क्या हो गया है, 114 तक चला गया था डॉलर। और जैसे ही डॉलर इतना मजबूत हुआ है तो हमारे पैसे में आई है गिरावट। आज तक की सबसे लंबी गिरावट जो छुई है रुपीज़ ने, वो अब की बार छुई है। और डॉलर ने लगाया है अपना हाईएस्ट अब की बार, और हमारे रुपीज़ ने लगाया है बिल्कुल डाउन। तो अपने रुपये को भी मजबूत करने के लिए आरबीआई ने जो फैसला लिया है, आज की तारीख में रेपो रेट को कितना हाइक किया जाएगा, कितनी बढ़ाई जाएगी, 0.35 से लेके 0.50 बीपीएस बढ़ाने का हो सकता है। अगर इतनी बढ़ी तो 3-4 महीने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट करके हम ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन अगर आरबीआई ने यहाँ पर ज़्यादा बीपीएस बढ़ाने की सोच ली तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब बात आती है दोस्तों, क्या ये चीज़ यहीं तक रुक जाएगी? नहीं, क्योंकि अमेरिका वालों ने बोला है अगर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने बार बार अगर ये रेपो बढ़ानी पड़ी तो उसके साथ अगर हम भी कदम उठाएंगे तो ये जो मंदी जो आ सकती है ना, यही सेम मंदी दोस्तों 2007 में जो सिचुएशन आज हमारी 2022 में है ना, यही सिचुएशन हमारी 2007 में स्टार्ट हुई थी। ये बिल्कुल वही सिम्टम होते आ रहे हैं। मार्केट एकदम से धड़ाम से नहीं गिरता है, मार्केट बहुत धीरे धीरे गिरता है और फिर बिल्कुल मंदी में चला जाता है। 2007 में 2022 वाली सिचुएशन थी, मार्केट धीरे 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 नीचे आ रहा था। 2008 में बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया था, 2009 तक भी सफ़र किया था, लेकिन फिर उसके बाद अप्स मूवमेंट लिया था। तो बात ये है कि दोस्तों, एक तो खबर थी यही कि आरबीआई कितना बीपीएस रेट हाइक करेगा। दूसरी बात आ जाती है दोस्तों एफआईआईज का आंकड़ा, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 29 सितंबर का जो आंकड़ा है, मैं लास्ट 4-5 दिन के आंकड़े आपको दिखाने वाली हूँ। एफआईआईज यहाँ पर 500 अरब करोड़ तक का सेलिंग करके जा सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले हैं, कुछ एजेंसियां हैं, या हम जितना भी मैं अपना रिसर्च करती हूँ, तो 500 अरब करोड़ डॉलर, अभी तक 25 अरब करोड़ डॉलर जा चुका है, और ये गिरावट 500 अरब करोड़ डॉलर तक जा सकती है। 25 अरब तो जा चुका है पैसा, डे बाय डे निकल रहा है, डे बाय डे, और ये 500 अरब तक जाने का अनुमान है। अगर दोस्तों इतना अरब करोड़ डॉलर यहाँ से निकल गया तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये लंबी साल नहीं, 2 साल नहीं, 3-4 साल तक भी जाने वाली है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कितना आंकड़ा, ये देखिए एफआईआई का जो फ्लो है डे बाय डे, ये देखिए आप कितना निकल रहा है। ये 28 सितंबर का आंकड़ा है, ये 27 का है, ये 26 का है। 29 का जो आंकड़ा था वो 5000 तक था, वो मैंने लिया ही नहीं है क्योंकि ये आंकड़े मैंने कल ही इकट्ठे किए थे। तो और नीचे अगर आप जाओगे तो इतना ही, हर बार 2500 से ऊपर, ये देखिए ये देखिए ये देखिए, इसी लेवल में नीचे की तरफ भी। और पूरे सितंबर में लगातार गिरावट रही है एफआईआई की तरफ से, लगातार गिरावट, और ये गिरावट कंटिन्यू चलने वाली है। जब तक कोई अच्छी पॉजिटिव नहीं आ जाती ना न्यूज़, तब तक ये सॉरी तब तक ये गिरावट कंटिन्यू लगेगी। अब ये गिरावट होगी कब तक? अब बात ये आती है दोस्तों, ये गिरावट होगी आखिरकार कब तक? तो ये गिरावट होने वाली है दोस्तों, रूस और जो यूक्रेन का जो युद्ध है,
जब तक उसमें कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल सकती। ताइवान का और जो चीन का युद्ध है उसमें कोई न्यूज़ नहीं मिल सकती। और अब तो रसिया और अमेरिका भी आमने सामने होने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी प्रोवोक हो गए हैं, उनको भी एक चीज़ मिल गई है। वो क्या है, जो पाइपलाइन थी रसिया की वो लीकेज हो गई है और वो एक दूसरे पर लगा रहे हैं ब्लेम। अब इसका ये नहीं पता कि ये जो इनका डिस्प्यूट है कहाँ तक जाकर पहुँच सकता है। बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं दोनों देश। अब इस लड़ाई का नहीं पता चलता दोस्तों। ये जो कोल्ड वार बोलते हैं इसको, कोल्ड वार, एक दूसरे की इकोनॉमी को डाउन करने की कोशिश की जा रही है, इसको बोलते हैं कोल्ड वार। इस कोल्ड वार कहाँ तक पहुँचेगा किसी को कुछ नहीं पता है। दूसरी बात, रूस जो अपनी गैस देता था अमेरिका को, तो उसने वो देनी बंद कर दी है। अमेरिका गैस के बिना, वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी क्योंकि अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेड है गैस के लिए, क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है, तो गर्म सर्दियों में तो उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। इस वजह से अमेरिका में ये जो मंदी है ये इस वजह से भी आई है, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि गैस के लिए हमें रूस के ऊपर डिपेंडेड ना रहना पड़े, तो उससे लेकर भी वो कुछ कदम उठाएंगे। तकरीबन यूरोपीय जो देश है ना वो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेड हैं। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट इनका गैस को लेके रूस अमेरिका का, ये भी मेजर रीज़न है। और इसका नहीं पता दोस्तों इसकी वजह से कितना नीचे तक कब तक ये चीज़ चलेगी। दूसरी बात, हम कहने को कह देते हैं कि हमारा रुपया बाकी करेंसी के लिए ज़्यादा डाउन नहीं आया है, कहने को कह देते हैं, लेकिन अगर दोस्तों बाकी करेंसी अगर 20% नीचे गिरी हैं तो हमारे रुपीज़ में भी 10% की गिरावट तो आई होगी। और अभी गिरावट तो कुछ भी नहीं दिख रही है, ये गिरावट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इससे इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। जो ट्रेडर होते हैं उन्हें तो इस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ता नहीं दोस्तों, क्योंकि वो तो ऊपर जाती हुई मार्केट में भी कमाते हैं और नीचे जाती हुई मार्केट में भी कमाते हैं। ट्रेडर का एक अपना अलग चीज़ है। बात आ जाती है अब इन्वेस्टर की, कि इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक अच्छा इन्वेस्टर कभी भी बल्क में माल नहीं खरीदता, यानी कि लाखों रुपए का माल नहीं डालता है, और हमारे पास लाखों होते भी नहीं हैं। तो इस एक साल में हमें क्या करना चाहिए, बस हमें थोड़ी थोड़ी पूंजी करके अपना एसआईपी के रूप में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डालते रहना चाहिए। क्योंकि अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मार्केट और ज़्यादा डाउन आ सकती है, तो आपको दिवाली के बाद ही यहाँ पर अपना एसआईपी मोड भी स्टार्ट करना चाहिए। अब कंपनियाँ क्या कर रही हैं दोस्तों, जैसे एक कंपनी पर्टिकुलर की बात करती हूँ मैं, हैप्पीएस्ट माइंड की कर लेती हूँ। पहले वो 1060 पे आकर उसने बाइंग करा दी, वहाँ पर रुका रहा कम से कम 10 दिन तक। वहाँ पे कुछ लोगों ने बाई कर ली, अपर सर्किट लगेगा, अपर सर्किट, कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद एकदम से वो 1000 और 1030 के बीच में घूमने लगा। अब यहाँ पर भी कुछ लोग बाइंग बनाएंगे, क्योंकि उनको भी ये लगता है पता नहीं कब निकल जाए मार्केट, और सच में मार्केट का कुछ नहीं पता। लेकिन अब यहाँ पर 1000 और 1030 के बीच में जब बाइंग कर लेंगे तो ये फिर 1000 से नीचे, अब जैसे 980 और 1000 के बीच में भी पहुँचा है, कुछ लोग यहाँ बाइंग बनाएंगे। तो सारी कंपनियाँ ही यही रूल फॉलो करती हैं कि जब उन्हें डाउन आना होता है तो वो थोड़ा थोड़ा करके गिरती हैं, और हम भी थोड़ा थोड़ा ख़रीदते हैं। इसमें मैं आपको यही कहूँगी, अगर आप 1 महीने का वेट कर लेते हो तो आपको बिल्कुल मार्केट की चाल का पता चल जाएगा। विप्रो को अगर जाना होगा तो 900 से नीचे अभी आपको जाकर दिखा देगा। सॉरी, विप्रो नहीं, हैप्पीएस्ट माइंड। और रही बात विप्रो की, भी कर लेते हैं दोस्तों। 600 रुपये में भी किया है, 500 में भी किया है, अब 400 में भी करने लग रहे हैं। वो 380 के आसपास भी आया हुआ है, कुछ नहीं पता और नीचे आ जाए, कुछ भी नहीं पता। इसीलिए एसआईपी को यूज़ किया जाता ताकि हमें ज़्यादा नुकसान ना हो और हम इससे बच सकें। अपर सर्किट तो इनमें लगेगा, अब नहीं लगेगा तो 1 साल के बाद लगेगा, 2 साल के बाद लगेगा। ये सिर्फ इन्हीं कंपनियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर टोटल कंपनियों की बात कर रही हूँ। जिनके फंडामेंटल अच्छे हैं ना, उन कंपनियों में हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, सारे के सारे एक साथ गिरने की ताक में हैं। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपना ख़रीदते रहिए बस।
हाल फिलहाल आपको लास्ट में नतीजे अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन ये जो मंदी है ये 2008 जैसी मुझे फील हो रही है। अपना पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ मैं, 2008 जैसी फील हो रही है कि यहाँ पर 1-1.5 साल खींच सकती है मार्केट। अगर किसी को लगता है कि हमें पैसे की पहले ज़रूरत है तो यहाँ पर पैसा फंसाने से बच जाएं। अब मैं जिस स्टॉक के बारे में, EFIs की बात हो गई, ये निफ्टी का देख लो। निफ्टी ये थी 16,818 पे थी, आज ये आई है 17,100 पर। तो थोड़ा सा सबको लग रहा है कि मूवमेंट आ गया और यहाँ पर भी ख़रीदारी बना लेंगे लोग, लेकिन ये स्टेबल मूवमेंट नहीं है। हाँ, एक अच्छी रात की खबर है, अगर यहाँ से ऊपर की तरफ हम निकल जाएं दिवाली तक, हमें कोई मिराकल्स हो जाए, कोई गिफ्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता अभी मार्केट स्टेबल है। तो ये बैंक निफ्टी के बारे में था। नेक्स्ट है हमारा ये फाइनेंशियल रिजल्ट। इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेड हैं हम लोग। इस पे डिपेंडेड क्यों है? क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अक्टूबर के महीने में अपने Q2 के रिज़ल्ट करेंगी। Q2 के रिज़ल्ट से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन आंकड़ों से हमें पता चल जाएगा कि जितनी भी कंपनियां उनको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उनकी सेलिंग कम हुई या नहीं हुई, उनका कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यानी कि क्वार्टर रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं ना तो मूवमेंट ऊपर जाएगा। क्वार्टर रिजल्ट अगर कंपनियों के गलत आते हैं तो मूवमेंट नीचे आएगा। ये पॉइंट नोट करने का है। तो Q2 के रिजल्ट तक भी आप वेट कर सकते हो ज़्यादा बाइंग बनाने से पहले। और आज 30 तारीख को पता ही चल जाएगा कि कितनी रेपो रेट हमारी हाइक होने वाली है, 0.50 या 0.35। लेकिन मार्केट इस चीज़ के लिए भी मेंटली मतलब ठीक है कि हाँ होने वाला है। ये फाइनेंशियल कुछ को 20 तारीख को हो जाएंगे, कुछ के 21 तारीख को हो जाएंगे। अब ये एक इम्पोर्टेंट डाटा है 2008 का। इसमें देखिए 2008 में क्या हुआ था, जो हाउस के जो प्राइस थे ना वो 31.8% तक गिर गए थे। ये पूरा का पूरा डाटा है कि 2008 में फाइनेंशियल रिसेशन जब आया था तो नंबर्स में कहाँ कहाँ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, ये पूरे नंबर्स हैं। और ये बहुत मुश्किलों से ये डाटे आंकड़े आपके लिए जुटाए जाते हैं ताकि आपको समझ में आए बैंकों के पास क्या इफ़ेक्ट पड़ा था, कहाँ पे क्या हुआ था, ये सब आपके पास है। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि मार्केट जाने वाली है। फ़िलहाल एक बार अपर सर्किट दिखाएगी 700-800 पॉइंट का, फिर वो नीचे आएगी। तो ये खेल तो चलता ही रहता है। अब मैं जिस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात करना चाह रही हूँ उसके बारे में बात कर ले हैं दोस्तों, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो कौन सा स्टॉक है? उस स्टॉक का नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ये स्टॉक का नाम है। इसने भी क्या किया था दोस्तों, ये था 300,000 तक पहुंच गया था। सब लोगों ने यहाँ पर बाइंग की। 800 पर जाकर इन्होंने हमें बोनस दिया, यानी कि किसी के पास 2 शेयर थे तो उसको 1 शेयर दे दिया, उनके पास हो गए 3 शेयर। कंपनी ने किया था ये। लेकिन सीधा ही जैसे बोनस दिया 800 से सीधा गिर कर आ गया था यो फिर 300 के आसपास। 300 के आसपास आने के बाद अब इसकी आप सिचुएशन देखोगे तो 141.35 इस पर ये ट्रेल कर रहा। तो अब इसमें हम क्या करें? बाइंग करें दोस्तों, दिल खोल के बाइंग करें इसमें। रीज़न 1000 तक का जो इसने अपना अपर सर्किट लगाना था वो ये लगा चुका है। जितना इसको डाउन आना था ये आ चुका है। हो सकता है 10-20 पॉइंट और गिर जाए, वो मैटर नहीं करता। इससे ज़्यादा तो क्या गिरेगा, गिर भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, गिर जाने दो इस स्टॉक को। लेकिन इस स्टॉक को लेने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि इस कंपनी के फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कंपनी काम क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम करती है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का काम करती है। यूपी में, एमपी में, आसपास के इलाकों में ये इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करती है और इसके 10-10 साल तक के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। मैं सिर्फ इस कंपनी को ख़रीदने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इस कंपनी का जो बिज़नेस है वो अच्छा है। आने वाले टाइम में, पहले तो इसको मोनोपोली स्टॉक कहते थे लेकिन अब ये तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके कंपटीशन में टाटा पावर, अडानी ग्रीन, अडानी पावर
कई कंपनियां और हैं, लेकिन फिर भी आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कितनी ज़्यादा होने वाली, इसकी सप्लाई कितनी है। तो ये शेयर जो है 141 पर आ चुका है। थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज़्यादा अपर सर्किट इसमें लगेगा, ज़रूर से भी ज़रूर यहाँ पे अपनी यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। हमारे रिटेलर्स क्यों धोखा खाते हैं दोस्तों? जितने भी रिटेलर्स हैं या न्यू बिगनर्स हैं वो धोखा कहाँ खाते हैं? 1000 रुपये खरीदेंगे भाग के, और फिर ये 14 पर आया ना, तब यहाँ पर बेचेंगे तो लॉस होना ही है। अच्छी कंपनी है, अब खरीदो 141 पर, वेट करो 1000 तक, क्या 1000 और भी ज़्यादा जाएगा ये। तो इसमें थोड़ी थोड़ी आप खरीद कर सकते हो, इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी बन चुकी है बाइंग करने की। FIIs DIIs ये क्या काम करते हैं? मैनुपुलेटर होते हैं। 50% से ज़्यादा का होल्डिंग रखते हैं ये हमारे देश में। अगर ये मार्केट से पैसा निकालेंगे तो डाउनफॉल आएगा ही आएगा। और जितने भी हमारे रिटेल सर की बार वैसे तो 10 करोड़ अकाउंट हो गए हैं, मार्केट उसकी वजह से संभला हुआ भी है, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं संभल सकता। जब दोबारा FIIs DIIs मार्केट में घुसेंगे तो हमें फिर से मार्केट में अपर सर्किट लगने को देखने को मिलेगा। लेकिन जब तक हमें दोस्तों इन आंकड़ों का पता चलता है तब तक मार्केट ऑलरेडी ऊपर पहुंच चुकी होती है, और जब हम घुसते हैं तो वहां से निकलने का हो सकता है। तो आज के लिए यही शॉर्टकट में फिर से बता देती हूँ। RBI बढ़ाएगा आज अपनी RBI करेगा आज अपनी रेपो रेट हाइक 0.50 से लेके 0.35 तक। दूसरी बात ये है कि 2008 वाला जो सिचुएशन था, थोड़ी हिस्ट्री खुद भी खंगाल लेना, वरना मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, वहाँ जाकर आप देख लेना कि उस सिचुएशन में क्या क्या किया था लोगों ने। तीसरा पॉइंट ये आता है कि FIIs के आंकड़े जो थे वो कितने तक जा सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको कंपनी में अपर सर्किट देखने को मिले वहाँ से थोड़ा बचना, रुकना। और इससे पेनी स्टॉक से रहना दूर। बार बार मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बोलती हूँ, पेनी स्टॉक से आपको रहना दूर, कितनी बढ़त क्यों ना हो, प्लीज़ इससे दूर रहना। अब और लास्ट बात है हमारी इंडियन एनर्जी के बारे में। इसको देख के ना बहुत लोगों ने ऊपर बाइंग बना ली थी, रो रहे हैं, बुरी तरह रो रहे हैं, लेकिन अब रोने का टाइम चला गया है। यहाँ पर आइए और फिर बताइए कुछ दिन के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बहुत मेहनत